हेलो एंड वेलकम टू बूस्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 11 अगस्त 2021 और 11 अगस्त 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है इस वीडियो आपके साथ साझा करूंगा। इस वीडियो के आखिरी में हमेशा की तरह कल वाले प्रश्न का आंसर दिया गया है और आज आपके लिए एक नया प्रश्न रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रहे, जब भी आप प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दें तो उस प्रश्न से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको पता हो उसको जरूर से जरूर लिखने की कोशिश करें। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप आसानी से अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पे आपको डायरेक्ट लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। मेरा नाम है सुजीत शाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, अंतरराष्ट्रीय सेना खेल यानी कि इंटरनेशनल आर्मी गेम 2021 का 7वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इंडिया, चाइना, यूएसए या फिर रसिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रूस, यानी कि रसिया में इंटरनेशनल आर्मी गेम का 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। अब आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों या फिर इंटरनेशनल आर्मी गेम को सेनाओं का ओलंपिक गेम कहा जाता है, जो कि अभी कहाँ आयोजित किया जा रहा है? रूस में आयोजित किया जा रहा है। और भारत की तरफ से 101 सेना के पर्सन इस खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रश्न दूसरा है, विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या फिर 11 अगस्त? तो इसका आंसर है 10 अगस्त। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे या फिर विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। और आपको यह भी याद रखना है कि 10 अगस्त को ही विश्व शेर दिवस यानी कि वर्ल्ड लायन डे भी मनाया जाता है। आपको इतना याद रखना है। प्रश्न तीसरा है, हाल ही में भारत की तरफ से किसने एससीओ की न्याय मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? एस जयशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन सिंह, नितिन गडकरी या फिर किरण रिजिजू? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, किरण रिजिजू। जैसे कि आपको पता है अभी वर्तमान में केंद्रीय कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू और यही एससीओ की न्याय मंत्रियों की बैठक में भाग लिए हैं। अब आपको पता होना चाहिए एससीओ का बैठक इस वर्ष कहां हो रहा है? तो इस बार का एससीओ का बैठक तजिकिस्तान के दुशानवे शहर में आयोजित किया जा रहा है। अब बात है एससीओ की, तो एससीओ के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 2001 में और इसका हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग शहर में और इसके 8 मेंबर कंट्री हैं। मेंबर कंट्रियों के बारे में डिस्कस कर लिया जाए, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 8 मेंबर देश हैं एससीओ के और एससीओ के हेड हैं अभी व्लादिमीर नोरोव, यानी कि एससीओ के सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। प्रश्न चौथा है, पीएम मोदी ने यूएनएससी की डिबेट की अध्यक्षता करने वाले कौन से नंबर के भारतीय पीएम बने हैं? दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर के, पहले नंबर के या फिर 10वें नंबर के? तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। इसके पहले पी नरसिंह राव ने यूएनएससी की डिबेट में भाग तो लिया था लेकिन उस समय वो अध्यक्ष का पद भी नहीं मिला था। और जैसे कि आपको पता है अगस्त 2021 में यूएनएससी की अध्यक्ष का पदभार भारत को मिला है, तो उसी के तहत भारत के प्रधानमंत्री ने डिबेट में अध्यक्षता निभाई है। अब जैसे कि आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य, जिसमें भारत को 2 साल के लिए अभी अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। और जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि यूएनएससी के 5 जो हैं स्थायी सदस्य उनके बारे में बताइए, यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। और जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि यूएनएससी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। प्रश्न 5वां है, किसने अपनी पहली महिला अधिकारियों को युद्ध में शामिल किया है? बीएसएफ ने, आईटीबीपी ने, एसएसबी ने या फिर सीआरपीएफ ने? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ने, यानी कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ने 2 महिलाओं को शामिल कर दिया है। अब बात है आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आईटीबीपी का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1962 में और आईटीबीपी का मुख्यालय है नई दिल्ली में और आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल है एसएस देसवाल।
प्रश्न छठवां है, नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस तारीख को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किया जाएगा? 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त या फिर 7 अगस्त? तो इसका आंसर ऑप्शन डी 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा के सम्मान में भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किया जाएगा। दरअसल भारतीय एथलेटिक महासंघ ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अब बात है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एएफआई का। तो एएफआई का गठन हुआ था 1946 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इतना आपको याद रखना है। प्रश्न सातवां है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर हरियाणा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया है। और इस ई नगर में यानी कि ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल में संपत्ति कर, पेशेवर कर यानी कि प्रोफेशनल टैक्स, जल और जल निकासी शिकायतें और शिकायत निवारण, ऐसे कई तरह के 52 सेवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। अब बात है गुजरात की। तो गुजरात की सीएम तो पता चल ही गया कि है विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। प्रश्न आठवां है, किस बैंक ने महाराष्ट्र को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त ऋण दिया है? वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एआईआईबी या फिर आईएमएफ? तो इसका आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र को 300 मिलियन अमेरिका डॉलर का अतिरिक्त ऋण दिया है। और ये जो ऋण है ये ग्रामीण सड़कों को उन्नयन और दूर दराज के क्षेत्रों को बाजारों से जोड़ने के लिए चल रही महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना को अतिरिक्त वित्त पोषण प्रदान करने के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया है। अब बात है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लिया जाए। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना फिलीपींस के मनीला में 19 दिसंबर 1966 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला शहर में और इसके लीडर हैं अभी मसासुगु अस्कावा। याद रखना है आपको। प्रश्न 9वां है, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय, अमिताभ घोष, सुधा मूर्ति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी सुधा मूर्ति। अब आपको याद रखना है कि सुधा मूर्ति को कई सारे अवार्ड भी मिले हैं, तो आपसे इस पुस्तक से रिलेटेड करके उस अवार्ड को पूछा जा सकता है। आर.के. नारायण पुरस्कार से सुधा मूर्ति को सम्मानित किया गया था जो कि इन्हें मिला था साहित्य में और 2006 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और 2011 में कन्नड़ साहित्य से भी सम्मानित किया गया था। प्रश्न 10वां है, द अर्थ स्पिंसर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सुधा मूर्ति, अरुंधति राय, अनुराधा राय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुराधा रॉय। अनुराधा रॉय के द्वारा द अर्थ स्पिंसर नामक पुस्तक लिखी गई है। नौ ये रहा कल वाले प्रश्न का आंसर। प्रश्न पढ़ दिया जाए, हाल ही में सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने वाला 5वां देश कौन बना? तो इसका आंसर था जर्मनी। इसके बारे में बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था। आप सबसे उम्मीद यही किया जाता है कि आपसे जो प्रश्न पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पूरे ईमानदारी के साथ दें। नाउ ये रहा मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे। इसी प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न पढ़ दिया जाए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि NEP 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर कर्नाटक? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और ध्यान रखना है प्रश्न का आंसर ABCD ना दे करके इस प्रश्न के बारे में जितनी जानकारी आपको पता हो उसको जरूर से जरूर आप लिखेंगे। थैंक्स फॉर ट्यून विथ मी। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड और सोशल मीडिया अकाउंट में और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।